हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। तो इस चैप्टर को हम एक शॉर्ट मूवी की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस वीडियो में मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि प्रिंट की शुरुआत कहाँ हुई, कैसे हुई और हम तक प्रिंट कैसे पहुंची। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। हमारा आज का पहला टॉपिक है द फर्स्ट प्रिंटेड बुक। तो चलिए चलते हैं इसको जानने के लिए चाइना। सबसे पुरानी प्रिंट टेक्नोलॉजी चाइना, जापान और कोरिया में पाई जाती है, जिस प्रिंट टेक्नोलॉजी का नाम था हैंड प्रिंटिंग। तो चाइना के हैंड प्रिंटिंग में वुड ब्लॉक के ऊपर इंक लगाकर पेपर को उसके ऊपर रब किया जाता था। बट पेपर इतना पतला होता था कि दोनों तरफ प्रिंट करना इम्पॉसिबल था। तो इसलिए चाइनीज इसे अकॉर्डियन बुक की तरह बनाकर स्टिच कर देते थे, ताकि क्राफ्ट्समैन ब्यूटीफुली इसको बाद में कॉपी कर सके। और हाँ, ब्यूटीफुल तरीके से ही लिखे जाने को कैलीग्राफी कहते हैं। वैसे चाइना में सबसे ज़्यादा प्रिंटिंग इंपीरियल स्टेट कराया करता था। बोले तो किंग के तरफ से स्पॉन्सर होती थी यहाँ की प्रिंटिंग। बात दरअसल ऐसी है कि चाइना में इंपीरियल स्टेट अपने ऑफिशियल को हायर करने के लिए सिविल सर्विसेज का एग्जाम लिया करता था। अब भाई, पढ़ने के लिए कुछ तो प्रिंटेड मटेरियल चाहिए। और 16 सेंचुरी आते आते तक तो कैंडिडेट की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि प्रिंटिंग को भी बढ़ाना पड़ गया। लेकिन 17 सेंचुरी आते आते तक चाइना में अर्बनाइजेशन हो गया था, बोले तो शहरीकरण। अब ये जो प्रिंटिंग था सिर्फ स्कॉलर या ऑफिशियल यूज़ नहीं करते थे, बल्कि मर्चेंट्स ट्रेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करने लगे। और रीडिंग तो एक लीजर टाइम बन गया, यानी टाइम पास करने का जरिया बन गया। लोग स्टोरीज, ऑटोबायोग्राफीज, रोमांटिक प्लेज, एंथोलॉजीज ऑफ लिटरेरी मास्टरपीस, बोले तो पोयम स्टोरीज का सिलेक्टेड मास्टरपीस पढ़ने लगे। रिच वुमेन ने भी पढ़ना शुरू कर दिया, साथ साथ में पोएट्रिक और प्लेयर्स भी रिच वुमेन लिखने लगी। और जब लेट 19 सेंचुरी आया तो यूरोप से चाइना में आ गया मैकेनिकल प्रेस और शंघाई प्रिंटिंग का हब बन गया। अब चाइना के बाद चलते हैं जापान की तरफ। बुद्धिस्ट मिशनरी जब चाइना से जापान गए तो अपने साथ हैंड प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी भी ले गई। हैंड प्रिंटिंग बोले तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। और वहाँ जापान की सबसे पुरानी बुक डायमंड सूत्र छपी। इस बुक में मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 6 पेजेस थे, और 6 पेजेस में टेक्स्ट के साथ साथ पिक्चर भी बने हुए थे। जापान में पिक्चर्स कपड़ों में, कार्ड्स में, पेपर मनी में सब जगह छपते थे। वहाँ मेडिवल एरा की बात की जाए तो पोएट और स्टोरी राइटर बहुत बुक छापते थे, जिससे वहाँ किताबों की भरमार थी। और पिक्चर प्रिंटिंग तो इसको और ज़्यादा बढ़ावा देती थी। आपको बता दें, लेट 18 सेंचुरी में एडो, जो कि अब टोक्यो है, वहाँ की लाइब्रेरीज और बुक स्टोर हैंड प्रिंटेड मटेरियल से भरे पड़े थे, जहाँ हर तरीके के बुक आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे बुक्स ऑन वुमेन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कैलकुलेशन, टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट के ऊपर बुक, प्रॉपर एटिकेट के ऊपर बुक, कुकिंग के ऊपर बुक, फेमस प्लेसेस इन द वर्ल्ड, सभी तरह के बुक आपको वहाँ की लाइब्रेरीज में मिल जाएंगे। चाइना और जापान के बाद हम बढ़ते हैं हमारे न्यू टॉपिक, प्रिंट कम्स टू यूरोप। तो आपको बता दें, पहले ही चाइना से सिल्क रूट से होते हुए पेपर यहाँ पहुँच चुका था। और 1295 में एक फेमस एक्सप्लोरर थे मार्को पोलो, वो चाइना को एक्सप्लोर कर रहे थे। तो वहाँ उन्होंने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी सीखी, और इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को वो अपने साथ इटली लेते हैं, और बाद में ये पूरे के पूरे यूरोप में फैल गया। यूरोप में प्रिंट आने से स्टूडेंट और मर्चेंट बहुत खुश थे, क्योंकि वहाँ प्रिंटिंग सस्ती हो गई थी और वो बुक्स वगैरह सस्ते दामों में खरीद सकते थे। लेकिन हर कोई खुश नहीं था। वहाँ के जो रिच एरिस्टोक्रेट थे, पेपर प्रिंटिंग को चीप और वल्गर मानते थे। उनके लिए स्पेशली प्रिंटिंग किया जाता था वेलम में, और वेलम जानवरों के स्किन से बनी होती थी। अब स्टोरी में थोड़ा सा पॉज लेते हैं और मैन्युस्क्रिप्ट के बारे समझ लेते हैं। तो हैंड रिटन बुक्स होती थी, जिन्हें कहा जाता था मैन्युस्क्रिप्ट। तो यूरोप में जैसे ही बुक्स की डिमांड बढ़ी तो बुक सेलर मैन्युस्क्रिप्ट लिखने के लिए स्क्राइब्स हायर करने लगे। तो स्क्राइब्स क्या होता है? स्किल्ड हैंड राइटर्स को स्क्राइब्स कहते हैं। और एक एक बुक सेलर 50-50 स्क्राइब्स को हायर करता था बुक लिखने के लिए। फिर भी बुक की डिमांड पूरी नहीं हो सकती थी, क्योंकि बुक्स को लिखना बहुत ही थका देने वाला काम था, बहुत ही लेबोरियस और मेहनत वाला काम था, और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग काम था। और साथ में मैन्युस्क्रिप्ट बहुत ही फ्रेजाइल होते थे, जो आसानी से ख़राब हो जाते थे, और एक जगह से दूसरे जगह इनको ले जाना भी मुश्किल होता था। और हैंड रिटन होने के कारण इसको पढ़ना भी थोड़ा मुश्किल पड़ता था। और इन्हीं सब कारणों की वजह से यूरोप में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग पॉपुलर हो गया, और 15 सेंचुरी में वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी हर जगह इस्तेमाल होने लगी। चाहे कपड़ों में प्रिंट करना हो, या कार्ड्स में प्रिंट करना हो, या रिलीजियस पिक्चर्स प्रिंट करना हो, हर जगह वुड ब्लॉक प्रिंटिंग छा गया। जलवा है हमारा। लेकिन प्रिंटेड मटेरियल की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग था, ये उसका डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था।
यहाँ पे एक नए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी और दुनिया को एक नया टेक्नोलॉजी मिल भी जाता है। जर्मनी के जोहान गुटेनबर्ग न्यू प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार करते हैं। भाई आप थोड़ा गुटेनबर्ग के बारे में देख लेते हैं और उनके प्रिंटिंग प्रेस के बारे में देख लेते। तो गुटेनबर्ग एक व्यापारी बोले तो मर्चेंट के बेटे थे और इनकी बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर एस्टेट थी, जहां बचपन से ही इन्होंने ऑलिव्स और वाइन की प्रेस देख रखी थी। और बाद में ये मास्टर गोल्ड स्मिथ बनते हैं, स्टोन को पॉलिश करना सीखते हैं और लीड का मोल्ड बनाने भी सीख जाते हैं, जिनका इस्तेमाल वो लेटर्स को बनाने में करते हैं। और इन सब चीजों का यूज करके ये फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन बनाते हैं। गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस में एक हैंडल था जिससे स्क्रू घूमती थी और प्लेटर नीचे जाता था और नीचे होता था प्रिंटिंग ब्लॉक जिसमें लेटर रखी जाती थी और ये लेटर्स मूव कर सकती थी और इन लेटर्स के ऊपर रखा जाता था पेपर और प्लेटर इसी को दबाता था और उसमें आसानी से प्रिंट हो जाता। और गुटेनबर्ग अपने प्रिंटिंग प्रेस से सबसे पहली बुक छापते हैं बाइबल और 3 सालों में बाइबल की 180 कॉपीज छापते हैं, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत फास्ट। आपको बता दें न्यू टेक्नोलॉजी आने के बाद भी हैंड प्रिंटिंग चलते रहता है, बल्कि इन प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट किए हुए बुक्स के बॉर्डर्स हाथ से बनाए जाते थे और पिक्चर्स के लिए जगह छोड़ दी जाती थी, जहां पे रिच लोग अपने हिसाब से डिजाइन बनवा सकते थे और पिक्चर बनवा सकते थे। अब ये गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस जर्मनी से निकलकर पूरे यूरोप में फैल जाता है। लोग ये प्रिंटिंग प्रेस की टेक्नोलॉजी अपने देश में लेकर जा रहे थे और हर जगह लोग इसको सेटअप करने में मदद करते थे। प्रिंटिंग प्रेस के आने से इतना फास्ट प्रिंटिंग होने लगा था कि जहां 15th सेंचुरी में सिर्फ 20 मिलियन कॉपी की गई थी, वो 16th सेंचुरी में बढ़कर 200 मिलियंस हो जाती। और यही मैकेनिकल प्रिंटिंग हमें प्रिंट रेवोल्यूशन की ओर लेकर जाता है। अब हम देखते हैं हमारा तीसरा टॉपिक, द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। इसका मतलब इस टॉपिक में हम देखेंगे कि प्रिंट रेवोल्यूशन का असर सोसाइटी में कैसा हुआ। उसको शुरू करने से पहले देख लेते हैं हम व्हाट वाज प्रिंट रेवोल्यूशन। तो प्रिंट रेवोल्यूशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि नए तरीके से बुक्स को प्रिंट करने की टेक्नोलॉजी आ गई, बल्कि लोगों का रिलेशन इंफॉर्मेशन से, नॉलेज से और अथॉरिटी से पूरी तरीके से बदल दिया और लोगों को चीज़ों को देखने का एक नया नज़रिया प्रोवाइड किया। अ न्यू रीडिंग पब्लिक। आपको बता दूं मैं कि प्रिंट रेवोल्यूशन से पहले सिर्फ एलाइट लोग ही बुक्स पढ़ा करते थे, क्योंकि वो अमीर भी थे और पढ़े लिखे भी थे और इजीली बुक्स को अफोर्ड कर सकते थे, जबकि कॉमन सिटीजन्स गरीब थे और ये बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसलिए ये लोग ओरल कल्चर फॉलो करते थे, मतलब सिर्फ सुनते थे। बड़े बड़े गैदरिंग में एक व्यक्ति बुक पढ़ पढ़ कर सुनाता था, बाकी लोग सिर्फ सुनते थे। लेकिन फिर जब प्रिंट रेवोल्यूशन आया तो बुक्स सस्ती हो गई, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम था कि बुक तो सस्ती हो गई थी लेकिन कॉमन पीपल्स को पढ़ना नहीं आता था, तो फिर वो बुक्स खरीदे ही क्यों। तो बुक सेलर्स ने क्या किया, ऐसी बुक्स पब्लिश करना शुरू किया जिसमें टेक्स्ट से ज्यादा इमेजेस थे। जैसे कि हम लोग देखते थे ना, बचपन में कॉमिक्स छपता था, हमें पढ़ना भले ही नहीं आता था लेकिन कॉमिक्स में इमेजेस की वजह से वो इंटरेस्टिंग लगता। इसका फायदा ये हुआ कि कम पढ़े लिखे लोग भी चीजों को इजीली समझने लगे। इस तरीके से धीरे धीरे हियरिंग पब्लिक रीडिंग पब्लिक में शिफ्ट हो गई। रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। प्रिंट रेवोल्यूशन आने के बाद कोई भी अपने आइडियाज को सर्कुलेट कर सकता था और बहुत लोगों तक पहुंचा सकता था। बहुत लोग इससे खुश भी थे और बहुत लोग इससे नाराज भी थे। नाराज होने का कारण ये था कि अगर प्रिंट को कंट्रोल नहीं किया गया और ये डिसाइड नहीं किया गया कि क्या प्रिंट करना है क्या नहीं प्रिंट करना है, और तो रिबिलियस और इररिलीजियस थॉट फैल सकती है। और उनका मानना था जो वैल्यूएबल टेक्स्ट है उनकी अहमियत पूरी तरीके से घट जाएगी और अथॉरिटीज को डर था कि लोग उनको चैलेंज करने लग जाएंगे, और होता भी ऐसा है। 1517 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर। उन्होंने 95 थीसिस लिखी जिसमें रोमन कैथोलिक चर्च के प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज किया और ओपनली रोमन कैथोलिक चर्च को डिबेट के लिए चैलेंज किया। और जो मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस लिखे थे वो तुरंत ही पॉपुलर हो जाता है, लोगों का उसको सपोर्ट मिलने लगता और फाइनली रोमन कैथोलिक चर्च 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। प्रिंट एंड डिसेंट। तो भाई प्रिंट की वजह से जब कम पढ़े लिखे लोग रिलीजियस लिटरेचर पढ़ते थे तो उसका मैसेज गलत इंटरप्रेट कर सकते थे और कुछ भी गलत प्रिंट कर सकते थे, क्योंकि उस समय प्रिंट पर कोई भी सेंसरशिप नहीं थी, मतलब कोई भी रोकथाम नहीं थी। ऐसा ही एक व्यक्ति था 16th सेंचुरी में जिसका नाम था मिनोकियो, जो कि एक इटालियन मिलर था। बोले तो चक्की मिल चलाता था, जो अपने लोकेलिटी में अवेलेबल प्रिंटेड बुक्स को पढ़ता था। वो बाइबल पढ़ता और अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग अपना इंटरप्रिटेशन करता और बाइबल के मैसेज के अगेंस्ट कुछ गलत लिखता है और प्रिंट करवा देता है, जिससे रोमन कैथोलिक चर्च गुस्सा हो जाती है और मिनोकियो को 2 बार ऐसा करने से रोका जाता है। बाद में ना मानने पर उसको एग्जीक्यूट करा दिया जाता है। ये सारे इंसिडेंट को देखकर रोमन कैथोलिक चर्च को लगता है कि सेंसरशिप लगाना जरूरी है, तभी लोग गलत चीज प्रिंट करना बंद करेंगे। इसके लिए 1558 में रोमन कैथोलिक चर्च ने इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स बनाया, मतलब एक लिस्ट बनाई जिसमें बताया गया कि कौन कौन से बुक्स छापना इलीगल है।
अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ टॉपिक की ओर, द रीडिंग मेनिया। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे यूरोप में रीडिंग का क्रेज। तो आपने पहले ही देख लिया है कि यूरोप में ज्यादातर लोग इलिटरेट थे, लेकिन धीरे धीरे हर जगह विलेजेस में चर्चेस अपने स्कूल खोलने लगती है, जिससे यूरोप का लिटरेसी रेट 60 से 80% तक बढ़ जाता है। जैसे ही लोग लिटरेट होते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, तो रीडिंग मटेरियल की डिमांड बढ़ जाती है। तो बुक सेलर नए नए तरीके के बुक छापने लगते हैं और बुक सेलर पेडलर्स को एम्प्लॉयड कर लेते हैं। बोले तो फेरी वाले को काम में रख लेते हैं। फेरी वाले का काम था घर घर जाकर के बुक बेचना। नए तरीके के बुक में अल्मैनाक, बोले तो रिचुअल कैलेंडर, बल्लाड्स, फोल्क टेक्स्ट, इंटरटेनमेंट के लिए नए नए तरीके के बुक छापने लगते। जैसे कि इंग्लैंड में बात की जाए तो पेनी चैप बुक। पेनी चैप बुक होता था जो कि बुक मिलता था 1 पेनी में, ताकि गरीब लोग भी इसको खरीद सके। इसी तरीके का बुक हम लोगों को देखने को मिलता है फ्रांस में, ब्लिथिक ब्लू, जो कि सस्ते दाम में मिल जाती थी और पुअर क्वालिटी में छपी होती थी, जिसका कवर ब्लू कलर का था, जिसके कारण इसका नाम पड़ा था ब्लिथिक ब्लू। 18th सेंचुरी तक न्यूज़पेपर और जर्नल्स भी मार्केट में आने लगे, जिसमें ट्रेड और बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ पब्लिश होती थी। इसके अलावा डिफरेंट साइंटिस्ट और फिलोसोफर जैसे आइजैक न्यूटन, वोल्टायर, रूसो के आइडियाज और थ्योरीज भी प्रिंटेड मटेरियल के थ्रू लोगों तक पहुंच रही थी। मतलब इस टाइम पीरियड में रीडिंग मेनिया देखने को मिल रही थी, मतलब बुक्स का क्रेज देखने को मिल रहा था। ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स 18th सेंचुरी तक लोगों को प्रिंट के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा हो गया था। लोग यह सोच रहे थे कि बुक्स की वजह से ही सोसाइटी में प्रोग्रेस और एनलाइटमेंट देखने को मिलेगा। लोगों का यह भी मानना था कि किताबों की मदद से पूरी वर्ल्ड चेंज हो सकती है और सोसाइटी को डेस्पोटिक पावर से आज़ाद किया जा सकता है। इसका मतलब कि ऐसा सिस्टम जिसमें सारी की सारी पावर एक आदमी के हाथ में ही हो, जैसा कि मोनार्की में होता है। ऐसे ही एक फ्रांस नोबलिस्ट थे, लुइस सेबेस्टियन मर्सियर। उनका मानना था प्रिंटिंग इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन, जो कि दुनिया से डेस्पोटिज्म पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। जिसमें वह दुनिया के अलग अलग डेस्पोटिक मोनार्क को कहते हैं डरो और कांपो, क्योंकि अब वर्चुअल राइटर का दौर है। क्योंकि वर्चुअल राइटर ने अगर किंग के खिलाफ कुछ भी लिख दिया और लोगों तक उनका लिखा हुआ पहुंच गया, तो लोग किंग के खिलाफ रिवॉल्ट कर देंगे और किंग का सिस्टम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। और फ्रेंड्स ऐसा हुआ भी। ऐसा माना जाता है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसमें प्रिंट का काफी बड़ा रोल था। प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। बहुत सारे हिस्टोरियन आर्ग्यू करते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आने का सबसे बड़ा कारण था प्रिंट कल्चर। इसके लिए वो 3 आर्ग्यूमेंट देते हैं, जिसमें पहला आर्ग्यूमेंट था प्रिंट पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर्स। मतलब कि प्रिंट की वजह से जो एनलाइटमेंट थिंकर्स थे, जैसे कि वोल्टायर और रूसो, वो अपने आइडियाज़ को राइटिंग की मदद से लोगों तक पहुंचाते थे, जिससे उन्हें समझ में आने लगा था कि क्या सही और क्या गलत है। सेकेंड, प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। यानी जो इंस्टीट्यूशन के द्वारा बनाए गए नियम कानून थे, लोग उसे अब क्वेश्चन करने लगे थे, अब सवाल पूछने लगे थे कि ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों नहीं। और हिस्टोरियन तीसरा आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि जैसे कि आपको पता होगा कि फ्रेंच सोसाइटी पहले 3 हिस्सों में बटी हुई थी, जिसमें क्लेर्जी, नोबिलिटी और कॉमनर्स आते थे। क्लेर्जी में चर्च के लोग आते थे और नोबिलिटी में राजा और राजा के संबंधी लोग आते थे, और कॉमनर्स में आते थे आम लोग, जैसे कि किसान और मजदूर, जो कि पुअर थे। हमने ये भी देखा था जो क्लेर्जी और नोबिलिटी थे, इनको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ता था, बल्कि सारा का सारा टैक्स कॉमनर्स से लिया जाता था। तो 1780s आते आते तक ऐसी लिटरेचर छपने लगी थी जो कॉमनर्स को सपोर्ट करती थी और प्रेरित करती थी कि देखो तुम्हारे साथ कितना अत्याचार हो रहा है, और साथ में ही कार्टून्स और कैरिकेचर से रॉयल्टी का मजाक भी उड़ाती थी। तो कहीं ना कहीं लिटरेचर्स की वजह से लोगों में रेवोल्यूशन की भावना पैदा हुई थी। ये तो हुई हिस्टोरियन के आर्गुमेंट, लेकिन क्या सच में प्रिंट कल्चर ने फ्रेंच रेवोल्यूशन कराया? तो इसका आंसर एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से देता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि प्रिंट हेल्प किया आइडियाज को स्प्रेड करने। लेकिन हमें एक चीज ये भी समझना पड़ेगा कि लोग जहां तक वोल्टायर, रूसो के आइडियाज को पढ़ रहे थे, वहीं चर्च प्रोपेगेंडास को भी पढ़ रहे थे। तो लोग जो चीज भी देखते थे उसको डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करते थे, बल्कि कुछ चीजों को मानते थे और कुछ चीजों को रिजेक्ट भी कर देते थे। हम ये नहीं कह सकते कि प्रिंट ने डायरेक्टली लोगों के आइडियाज को शेप किया, बल्कि हाँ, चीजों को देखने का नजरिया बदल दिया। द 19th सेंचुरी। अब इस टॉपिक में हम यह देखेंगे कि 19th सेंचुरी में प्रिंट किस तरीके से फैलता है और क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो 19th सेंचुरी में लिटरेसी रेट बहुत तेजी से बढ़ रही थी, जिस वजह से न्यू रीडर्स इमर्ज हो रहे थे। चिल्ड्रंस भी बुक पढ़ रहे थे, वुमेन्स भी बुक पढ़ रही थी, यहाँ तक कि वर्कर्स भी बुक पढ़ रहे हैं। और अब हम इन तीनों ग्रुप के कंटेक्स्ट में देखेंगे और जानेंगे कि प्रिंट कल्चर की वजह से इनके लिए क्या क्या चेंजेस हो रहे थे। तो सबसे पहले जानते हैं चिल्ड्रंस के लिए। तो 19th सेंचुरी में चिल्ड्रंस के लिए स्कूल टेक्स्ट बुक का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ रहा था,
क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया था। सेकंड, 1857 में फ्रांस में एक डेडिकेटेड चिल्ड्रंस प्रेस सेटअप की गई थी जो कि स्पेशली बच्चों के लिए नई व पुरानी फेरी टेल्स और फोल्क टेल्स छापती थी। थर्ड, जर्मनी के दो ब्रदर्स थे जिन्हें ग्रिम ब्रदर्स बोला जाता था। वह अलग अलग ट्रेडिशनल फोल्क टेल्स को इकट्ठा करते थे और बच्चों के लिए स्पेशल एडिशन तैयार करते थे। फोर्थ, जो कुछ भी अनसुटेबल होता था बच्चों के लिए या कोई वल्गर कंटेंट हो गया तो ऐसी चीजें प्रिंट ना हो जाए, इसके लिए एलाइट्स लोग विशेष ध्यान रखते थे। तो चिल्ड्रेन के कंटेक्स्ट में 19th सेंचुरी में यह सब देखने को मिल रहा था। अब हम विमेंस की बात करते हैं तो 19th सेंचुरी में विमेंस रीडर्स भी थी और राइटर्स भी थी, मतलब कि बुक्स पढ़ती भी थी और लिखती भी थी। 19th सेंचुरी में स्पेशली विमेंस के लिए पेनी मैगजीन और मैनुअल छापे जाते थे जो कि प्रॉपर बिहेवियर और हाउस कीपिंग पर बेस्ड होते थे, जिन्हें महिलाएं काफी शौक से पढ़ती थी। इन सब के अलावा 19th सेंचुरी में कई सारी महिलाएं नॉवेल्स भी लिखती थी, जैसे कि जेन ऑस्टेन, द ब्रॉन्टे सिस्टर एंड जॉर्ज एलियट। इन्होंने काफी क्रूशियल रोल प्ले किया था वुमेन्स के नए रूप को डिफाइन करने के लिए, जो कि विल, स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन से भरा हुआ था। अब हम वर्कर्स की बात करें तो 19th सेंचुरी तक वर्कर्स के लिए कई सारे लेंडिंग लाइब्रेरीज आ चुकी थी। ऐसी लाइब्रेरीज जो किताबें रेंट पर देती, जो गरीब लोग थे जो कि किताबें अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जैसे कि व्हाइट कॉलर वर्कर्स, आर्टिजियन, मिडिल क्लास पीपल, तो यह सब भी किताबें रेंट पर लेकर किताब पढ़ सकते थे। इससे वर्कर्स सेल्फ एजुकेट हो रहे थे। 19th सेंचुरी में वर्कर्स न केवल किताबें पढ़ रहे थे बल्कि बुक्स लिख भी रहे थे, जैसे कि वर्कर्स कई सारे पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स लिखते थे और साथ में कई सारे ऑटोबायोग्राफीज भी लिखते थे। फर्दर इनोवेशन, इस टॉपिक में हम ये देखें कि 19th सेंचुरी में प्रिंट टेक्नोलॉजी में क्या क्या इनोवेशन आता है, यानी कि क्या क्या बदलाव होते हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस थी जो हैन गुटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, लेकिन 19th सेंचुरी में कई और नई तरीके की प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट होती है, जैसे कि रिचर्ड एम हो जो कि न्यूयॉर्क से थे, वह एक सिलेंड्रिकल प्रेस इन्वेंट करते हैं जो कि पावर ड्रिवन थी और यह एक घंटे में 8000 कॉपीज प्रिंट कर सकती थी। इसी तरीके से एक ऑफसेट प्रिंट भी इन्वेंट होता है जो एक बार में 6 कलर प्रिंट कर सकता है। 20th सेंचुरी आते आते तक लगभग सारी प्रिंटिंग प्रेस इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड हो जाती है। साथ ही प्रेस से जुड़ी कई और चीजों में काफी इंप्रूवमेंट होता है, जैसे कि पेपर फीडिंग में इंप्रूवमेंट आता है, पेपर की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आता है। इस साथ में बुक्स के लिए जैकेट्स भी आने लगती है, यानी कवर्स आने लगती है। आपको बता दें कि पहले के बुक्स में कवर नहीं हुआ करती थी, लेकिन बाद में कवर्स को इन्वेंट किया गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रिंटिंग मशीन में, पेपर में और बुक्स में क्या क्या नए इनोवेशन होते हैं। अब हम अपने अगले टॉपिक में बढ़ते हैं, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि इंडिया में प्रिंट की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई, लेकिन फिलहाल उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडिया में प्रिंट की शुरुआत होने से पहले क्या होता था। तो इंडिया में भी प्रिंट की शुरुआत होने से पहले मैन्युस्क्रिप्ट यूज की जाती है। मैन्युस्क्रिप्ट का टॉपिक हम लोग पहले ही बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं, तो इसीलिए इसका हम लोग सेकंड टॉपिक देखते हैं, प्रिंट कम्स टू इंडिया। तो मिड 16th सेंचुरी में कई सारे पोर्तुगीज मिशनरी गोवा आते हैं और अपने साथ इंडिया में पहली प्रिंटिंग प्रेस लेकर आते हैं, जिसके बाद 1674 तक इंडिया में 50 बुक्स कोंकणी और कन्नड़ लैंग्वेज में छप जाती है। इसके अलावा इंडिया में जो कैथोलिक प्रीस्ट आते हैं वो इंडिया में पहली तमिल और मलयालम बुक प्रिंट करते हैं, और 1710 आते आते तक जो डच मिशनरी आए थे वो इंडिया में 32 तमिल टेक्स्ट प्रिंट करते हैं। बट ये जितने भी प्रिंट सारे के सारे रीजनल लैंग्वेज में, कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिंट नहीं होती। लेकिन 1780 के बाद इंग्लिश प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाती है। जेम्स अगस्टस हिक्की नाम के एक आयरिश व्यक्ति थे जो पहली इंग्लिश मैगजीन प्रिंट करते हैं बंगाल गैजेट नाम से, जिसमें वो स्लेव्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में बताते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल की गॉसिप्स भी पब्लिश किया करते थे। इसकी वजह से जो उस समय के इंडिया के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग नाराज हो जाते हैं और हिक्की को बहुत सताते हैं। फाइनली हिक्की को परसिक्यूट करा देते हैं, यानी जेल में डाल देते हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की इमेज इस मैगजीन की वजह से काफी ज्यादा खराब हो रही थी। साथ में वॉरेन हेस्टिंग ऐसे न्यूज़पेपर को प्रमोट करता था जो कि कंपनी के बारे में अच्छा अच्छा छापते थे। धीरे धीरे 18th सेंचुरी के आते आते तक काफी सारे इंडियन न्यूज़पेपर भी छपने लगे, जिसमें पहला था बंगाल गैजेट। बट इस बार इसे एक इंडियन ने शुरू किया था, गंगाधर भट्टाचार्य, जो कि राजा राम मोहन रॉय के करीबी। अब हम बढ़ते हैं हमारे न्यू टॉपिक की ओर, रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स। 19th सेंचुरी में रिलीजियस इश्यूज के ऊपर काफी डिबेट हो रहा था, मतलब धार्मिक मुद्दों के ऊपर बहस होना शुरू हो गया था। जो अलग अलग रिलीजियस के बिलीफ थे, एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस थी, उनको क्रिटिसाइज किया जाने लगा था, चाहे वो पब्लिकली हो या फिर प्रिंट के थ्रू। इस समय बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज होने लगी थी, जैसे कि विडो एमोलिशन के ऊपर, जिसे हम सती प्रथा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मोनोथिज्म, प्रीस्टहुड एंड एडल्टरी यानी कि मूर्ति पूजा, इन टॉपिक के ऊपर काफी ज्यादा विवाद हो रहा था और कई सारे रिफॉर्मर थे इनको गलत मानते थे। इसीलिए अलग अलग रिफॉर्मर्स अपने आइडियाज और बिलीव्स को बड़ी स्किल तक पहुंचाने के लिए प्रिंट का इस्तेमाल करते थे, और वो भी वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में। वर्नाक्यूलर बोले तो लोकल लैंग्वेज में,
जैसे कि राजा राम मोहन रॉय 1821 में एक वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश करते जिसका नाम था संवत कौमुदी, जिसमें वो विडो एमुलेशन सती प्रथा को अबॉलिश करने के लिए कैंपेन चलाते। जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स है, यानी ऐसे हिंदू जो कि ये बिलीव करते थे कि विडो एमुलेशन सही है, वो अपने तरफ से एक न्यूज़पेपर चलाते जिसका नाम था समाचार चंद्रिका, जिसके थ्रू वो राजा राम मोहन रॉय के ओपिनियन को अपोज करते थे। ऐसे ही 1822 में 2 पर्शियन न्यूज़पेपर जामिया जहान नामा और शमसुल अखबार और एक गुजराती न्यूज़पेपर बॉम्बे समाचार, यह भी अपीयर होने लगे थे। अब हम यह देखते हैं कि 19th सेंचुरी में मुस्लिम के लिए प्रिंट ने क्या रोल प्ले किया था और हिंदूज के लिए क्या रोल प्ले किया था। अब हम यह देखते हैं कि 19th सेंचुरी में मुस्लिम के लिए प्रिंट ने क्या रोल प्ले किया था। तो 19th सेंचुरी में जो मुस्लिम थे उन्हें यह डर सता रहा था कि कहीं क्रिश्चियन उनका रिलीजन कन्वर्जन ना करा दे, क्योंकि मुस्लिम डायनेस्टी खत्म हो चुकी थी। इसलिए जो उलेमा थे, इस्लाम रिलीजन में जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको उलेमा कहा जाता है। वह चीप लिथोग्राफिक प्रेस की मदद से उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज में कई सारे होली स्क्रिप्चर्स का ट्रांसलेशन छापते थे। साथ में कई सारे रिलीजियस न्यूज़पेपर और ट्रैक्ट्स भी छापते थे ताकि वो अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट कर सके। ऐसे 1867 में एक ऑर्गेनाइजेशन बना देवबंद सेमिनारी, जो कि 1000 ऑफ फतवा जारी करता था, जो कि मुस्लिम को ये बताता था कि डे टू डे लाइफ में इस्लाम को कैसे फॉलो करना है। साथ में ये इस्लामिक रूल्स और रेगुलेशन को भी एक्सप्लेन किया करते थे। अब हम देखते हैं कि हिंदू लोगों में प्रिंट ने क्या रोल प्ले किया था। प्रिंट के पॉपुलर होने के बाद हिंदूज ने भी सारी रिलीजियस बुक्स को पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि 19th सेंचुरी में मार्केट में बहुत सारे हिंदू रिलीजियस बुक्स वर्नाक्यूलर लैंग्वेज, बोले तो लोकल लैंग्वेज में प्रिंट होने लगी। जैसे कि 1810 में कोलकाता में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का पहला प्रिंटेड एडिशन प्रिंट किया, जो कि अवधी लैंग्वेज में थी। इसी तरीके से 1880 से नवल किशोर प्रेस लखनऊ में और श्री वेंकटेश्वर प्रेस बॉम्बे में रिलीजियस टेक्स्ट प्रिंट किया करते थे, जो कि वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में होती थी, लोकल लैंग्वेज में होती। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। तो जिस तरीके से यूरोप में हमने देखा था कि विमेंस के लिए अलग से प्रिंट हो रही थी, चिल्ड्रन के लिए अलग से प्रिंट हो रहा था, वर्कर के लिए प्रिंट अलग से हो रहा था, ठीक उसी प्रकार से इंडिया में भी ना केवल रिलीजियस टेक्स्ट प्रिंट हो रहे थे बल्कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल पब्लिश होना शुरू हो गया। जैसे कि नॉवेल्स, पहले यूरोप में ही सिर्फ नॉवेल्स छपता था, लेकिन धीरे धीरे इंडिया में भी नॉवेल्स छपना शुरू हो जाता है। नॉवेल्स का टॉपिक्स था ऑटोबायोग्राफीज, इमोशन, रिलेशन, इन सभी टॉपिक के ऊपर नॉवेल्स छपना शुरू हो गई थी। और इंडिया में अलग अलग लिटरेसी फॉर्म आने लगी, जिसमें लिरिक्स होते थे, शॉर्ट स्टोरीज होती थी, एसेज होती थी, और धीरे धीरे 19th सेंचुरी आते तक विजुअल कल्चर इमर्ज होने लगा। विजुअल कल्चर का मतलब अब टेक्स्ट के साथ साथ बुक्स में पेंटिंग्स भी छपने लगी थी। उस समय के सबसे फेमस पेंटर थे राजा रवि वर्मा। उनकी कई सारी पेंटिंग को बार बार प्रिंट किया जाता था। अब धीरे धीरे इंडिया में कार्टून्स और कैरिकेचर्स भी छपना शुरू हो गए थे, जिसका इस्तेमाल सोशल और पॉलिटिकल इशू के ऊपर कमेंट करने के लिए किया जाता था। तो इस तरीके से इंडिया में नए नए फॉर्म्स ऑफ प्रिंट छपने लगे थे। वुमेन एंड प्रिंट, धीरे धीरे इंडिया में महिलाओं के जीवन और उनके विचारों के बारे में भी लिखना शुरू हो गया था। स्पेशली जो मिडिल क्लास की महिलाएं थी उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया था। जहाँ तक कि जनरल्स थे उन्होंने भी महिलाओं के बारे में छापना शुरू कर दिया था, ताकि लोगों को यह पता चले कि वुमेन्स के लिए एजुकेशन कितनी ज़्यादा जरूरी है। लेकिन पहले महिलाओं का जीवन ऐसा नहीं। कई सारे हिंदू बिलीव के लोगों का मानना था कि कोई वुमेन पढ़ लिख गई तो वह विधवा हो जाएगी, और कई सारे मुस्लिम का मानना था कि अगर किसी वुमेन ने उर्दू रोमांस को पढ़ना शुरू कर दिया तो वह करप्ट हो जाएगी। पर हम सबको पता है कि एजुकेशन से किसी वुमेन की लाइफ बेहतर ही हो सकती है, खराब नहीं। लेकिन कुछ कंजर्वेटिव हिंदू और मुस्लिम थे जो बदलना नहीं चाहते। वह अपने घर के वुमेन्स को पढ़ने से रोकते, लेकिन फिर भी कुछ वुमेन्स ने एजुकेशन के लिए स्ट्रगल किया और एजुकेशन हासिल किया। ऐसी कई सारे वुमेन्स थी जिन्होंने सीक्रेटली चोरी छिपे पढ़ना सीखा, जैसे कि राज सुंदरी देवी। इन्होंने फिर बाद में जाकर 1876 में अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, जो कि बंगाली लैंग्वेज में था, और उसका नाम था अमार ज़िबान। अमार ज़िबान पहली ऐसी बायोग्राफी थी जिसे एक वुमेन ने लिखा था। ऐसे ही महिला रिफॉर्मर थे जिनका नाम था कैलाश भासनी देवी, जो अपनी राइटिंग की मदद से वुमेन के स्ट्रगल और घरों में इंजस्टिस होता था उसे एक्सप्रेस करती थी। इसी तरीके से ताराबाई सिंधे एंड पंडिता रामाबाई, यह भी अपर कास्ट हिंदू वुमेन के बारे में लिखती थी, स्पेशली विडो के लिए लिखती थी। अभी तक महिलाओं के लिए जो भी छप रहा था वो रीजनल लैंग्वेज में छप रहा था, लेकिन 1870 में अब चीजें हिंदी में छपना शुरू हो गई, और अलग अलग टॉपिक जैसे कि वुमेन एजुकेशन, विडोहुड, विडो रीमैरिज, इन टॉपिक्स के ऊपर कई सारी चीजें प्रिंट होने लगी थी। अभी महिलाओं के जीवन को आसान बनाने के लिए ऐसी कई सारे लिटरेचर्स और टेक्स्ट छपने लगे थे, जो कि वह बताते थे कि अच्छी महिलाएं कैसे बने। जैसे कि पंजाब में राम चड्डा की एक बुक स्त्री धर्म विचार, जिसमें वह बताते हैं कि कैसी एक महिला एक आइडियल वाइफ बन सकती है। इसी तरीके से एक खालसा ट्रैक सोसाइटी थी, और बंगाल में एक बाटला पब्लिकेशन जो ये भी कई चीजें पब्लिश करते थे जो कि विमेंस के लिए होती थी। प्रिंट एंड पुअर पीपल,
19वीं सेंचुरी आते आते तक मार्केट में सस्ती किताबें आ गई और इंडिया की जो पब्लिक लाइब्रेरीज थे वो भी बुक से पूरी तरीके से भर चुकी थी। अर्ली 20वीं सेंचुरी में गरीब लोग थे, वह भी आसानी से किताब पढ़ सकते थे, लेकिन दोस्तों इन लोगों के बीच में एक समस्या चल रही थी जो थी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जाति को लेकर काफी ज्यादा भेदभाव होता था और कई सारे लोग प्रिंट के हेल्प से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाते थे, जैसे कि ज्योतिबा फुले। इन्होंने 1871 में एक बुक लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी, जिसमें वह कास्ट सिस्टम में हो रहे इनजस्टिस को क्रिटिसाइज करते हैं। इसी तरीके से B.R. अम्बेडकर और E.V. रामास्वामी यह भी काफ़ी सारी बातें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में लिखते थे। इनकी राइटिंग पूरी इंडिया में पढ़ी जाती थी। इसी तरीके से कानपुर में एक मिल वर्कर थे, वो 1938 में एक बुक पब्लिश कर जिसका नाम था छोटे और बड़े का सवाल। इन्हीं की तरह से एक और कानपुर मिल वर्कर थे जो कि सुदर्शन चक्र नाम से कई सारी कविताएं लिखते हैं, जिनके कलेक्शन को सच्ची कविताएं बोला जाता था। और तो और वर्कर्स के लिए भी कई सारी लाइब्रेरी सेटअप हो रही थी। अब हमारा लास्ट टॉपिक है प्रिंट एंड सेंसरशिप। तो फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर 1798 में पहले जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वह सेंसरशिप को लेकर इतनी सीरियस नहीं थी, क्योंकि उस समय कोई उन्हें ज्यादा अपोज करने वाला था ही नहीं। धीरे धीरे कॉलोनियल गवर्नमेंट को सेंसरशिप की जरूरत महसूस होने लगी थी, क्योंकि इंडिया के अंदर कुछ इंग्लिशमैन ऐसे थे जो प्रिंट के थ्रू कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को क्रिटिसाइज करते थे। इसलिए 1820 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट में रेगुलेशन पास होता है प्रेस फ्रीडम को कंट्रोल करने के लिए। साथ में जो कंपनी थी वह भी ऐसे न्यूज़पेपर को प्रमोट करती थी जो ब्रिटिश रूल को सपोर्ट करते थे। लेकिन प्रेस फ्रीडम के छिन जाने से कई सारे जो न्यूज़पेपर एडिटर्स थे वो खुश नहीं थे, इसलिए वो पिटीशन डालते हैं गवर्नमेंट जनरल के लिए, मतलब एक फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट जनरल की प्रेस लॉ को रिवाइज कर दिया जाए, मतलब पहले जैसे कर दिया जाए। उस समय जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे बेंटिक, तो बेंटिक मान जाते हैं और 1835 में प्रेस लॉ को रिवाइज कर दिया जाता है। लेकिन जब 1871 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है तो इस इंसिडेंट के बाद फ्रीडम ऑफ प्रेस का एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है। जो वर्नाक्युलर प्रेस थे, बोले तो लोकल लैंग्वेज के प्रेस थे, वो अब नेशनलिस्ट बन गए, मतलब नेशनलिस्ट चीजें प्रिंट करने लगे थे। इसको रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट एक वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पास कर, इस एक्ट के तहत कोई कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगर अगेंस्ट में छापते हुए पाया जाता था तो उसे बैन कर दिया जाता था, और बैन के बाद भी अगर नहीं मानता था तो उसे पूरे के पूरे न्यूज़पेपर को ही सीज कर दिया जाता था। लेकिन सेंसरशिप के बावजूद भी नेशनलिज्म से रिलेटेड आर्टिकल का प्रिंट होना बंद नहीं हुआ और कई सारे लोग जेल जाते रहे और कई सारे न्यूज़पेपर सीज होते रहे, लेकिन प्रिंटिंग नहीं रुकती। 1907 में बाल गंगाधर तिलक केसरी न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखते हैं जिसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ता है, लेकिन इस बात से पूरे देश में प्रोटेस्ट होने लगते हैं। तो यहाँ पर हमारा यह चैप्टर खत्म होता है। अब मैं इस चैप्टर के एंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज डाल दे रहा हूँ, उसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और मैं कोशिश करूंगा हर तरह के क्वेश्चन उसमें ऐड कर सकूं ताकि आपका चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए।